ये सर। लास्ट लेक्चर पे हमने कुछ 10-12 क्वेश्चंस चेक किए थे एंड देयर आफ्टर आई असाइन 3-4 मोर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एनआई के कैलकुलेशन के फर्स्ट मेथड से रिलेटेड हैं। आई होप सो पीपल मस्ट हैव डन देम। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले जरा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। इट सेज यू आर सपोज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड वन मोर थिंग दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब ये आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने को इनडायरेक्टली टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा। सेल्स बाय ए एंड बी, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो यू गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सर ये क्या होता है चेंज इन स्टॉक? इफ पीपल रिमेंबर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस। और आपका यहाँ पे जो आंसर है बच्चों वो माइनस में है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम रही होगी और ओपनिंग की ज्यादा, बिकॉज लिटरली इक्वेशन यही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आप पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो। इट इज 2000 प्लस 1 3000। गॉट इट क्लियर? और उसके बाद आप इस 200 को क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 50 प्लस हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस। सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉस्ट ये हो गया। तो सबसे पहले जीडीपी तक हम पहुंच जाएं जरा बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 3000 माइनस 200 इज व्हाट? 2800। 2800 में 50 प्लस करेंगे तो 2850 माइनस 100 इट इज 2750। ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। व्हाट इट क्लियर? देयर आफ्टर आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज 1100। तो 1650 इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कंबाइंड बता दिया, अलग अलग भी हो जाएगा। ए का डेटा अलग ले लो, बी का अलग ले लो। गॉट इट? सर ये एक्सपोर्ट किस में जोड़ेंगे? अब रियलिटी में चिल्ड्रन एक्सपोर्ट जोड़ना तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में चाहिए, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये इसे जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। ये नहीं होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो जॉब करके पैसा बाहर से कंट्री में आया और कंट्री के बाहर गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब गुड्स होता है बेसिकली। एक अजम्पशन ये भी है कि ये जो सेल्स है दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट। तो ये भी अजम्पशन कहीं ना कहीं चल जाता है। गॉट इट? तो आगे चलते हैं हम लोग। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखते हैं। तो माइनस क्या करेंगे इसके बाद? चलो, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या है? 180। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 1650 में 180 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 1470। दिस इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। माइनस कर देंगे चिल्ड्रन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है आपको, सब्सिडी इज नॉट गिवन, तो इसी को आप नेट इनडायरेक्ट मान लीजिए। 120। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 1350। दिस इज कॉल्ड एज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्लस कर देंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है चिल्ड्रन? 20। तो इट इज 1370 योर एनआई। तो एक्सपोर्ट वाली थ्योरी समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो वी प्री अज्यूम कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। व्हाट इट? सर कैसे पता लगेगा कि नहीं जुड़ा हुआ? क्वेश्चन आपको लिख के देगा सेल्स बाय बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आप अज्यूम करेंगे कि इसमें एक्सपोर्ट जुड़ा नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? एवरीबडी गॉट द आंसर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन? अगेन आई एम आस्किंग कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहां पे निकालने को बोला जा रहा है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज गिवन टू अस 10,000 करोड़। इसमें हम माइनस क्या करते थे चिल्ड्रन? डेप्रीसिएशन। व्हाट वी यूज्ड टू गेट? एनडीपी एट मार्केट प्राइस 9,000 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 750 और सब्सिडी 250। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इट इज 8500। स्नेहा एनीथिंग टू आस्क? आंसर आ जाएगा बच्चों आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सर ये क्या दिया है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, ये एक्चुअली सेकंड मेथड का आइटम है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ओके,
और अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कुछ है ही नहीं, तो यही बच्चों आपकी नेशनल इनकम है और यही आपकी डोमेस्टिक इनकम। बट आपको क्या निकालना है बच्चों? जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नोन है, ग्रॉस चाहिए। नेट से ग्रॉस पे कैसे जाएंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा गया है ना? हाँ ठीक तो है। यस, 8500 प्लस 1000 कितना आएगा चिल्ड्रन? 95 नेट करोड़। दिस इज द रॉन्ग आंसर चिल्ड्रन, ये नहीं आएगा कभी भी आपका, क्योंकि अगर ये आएगा तो क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन शुड आस्क यू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। इन्होंने गलती से टेक्स्ट क्या लिख दिया यहाँ पे? एडेड। तो यहाँ होना चाहिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आपका ये आंसर आया था। कैसे आता सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना चल रहा है? 5000 है, तब आपका आंसर 4500 आ जाता। गॉट इट क्लियर? तो ये इन्होंने प्रिंटिंग एरर थोड़ा सा कर दिया, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये आईएससी की बुक्स में छपा रहता है हमेशा। इन तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 8 + 2 + 3 इज 1300। फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 550। 1300 में बच्चों 550 गया, कितना बचा? 750। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन 80, 670 इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 और सब्सिडी 20, तो दिस इज 30। 640 इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 10 minus 20 is -10. 630 is NNP at फैक्टर कॉस्ट और NI। एनी डाउट चिल्ड्रन? तो क्या NI बहुत भयंकर लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है? एकदम आसान और हलवा है। यहाँ पे सर जीएनपी एट मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अमाउंट ऑफ टी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज 2000 इन 200 बच्चों? 2 lakhs, correct? And what is 1500 into 300? 450। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 650। अंडरस्टूड हाउ वी गॉट दिस? वैल्यू ऑफ अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंटर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट इनपुट्स, कितना दिया हुआ है चलो? 6 लाख दिया है अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज 8 लाख। आपको मतलब सिर्फ 3 लाख से है सर, इससे क्यों नहीं? ये तो बच्चों आपका मशीनरी है, ये थोड़ा बेचने जा रहे हो, ये तो आपकी फैक्ट्री के अंदर रहेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये इक्विपमेंट है। प्रोडक्ट्स उनके लिए जिनसे हमने खरीदा, मतलब लिखा गलत नहीं है, बट आपको इंटरप्रेट इक्विपमेंट की तरह करना है। माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज 3 लाख चिल्ड्रन, करेक्ट? चिल्ड्रन करेक्ट? एक कैलकुलेशन जरा देख लें, मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। 1500 to 3 लाख नहीं, ठीक है, 450 ठीक है। योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज व्हाट चिल्ड्रन? 3,50,000। उसके बाद आप माइनस क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन है ही नहीं आपके पास, तो आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी अगेन 350 लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितना है? 1 लाख। योर आंसर वुड बी 2,50,000। क्या बोलेंगे इसको? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है बच्चों जीएनपी एट मार्केट प्राइस, करेक्ट? करेक्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, डोमेस्टिक को आप कन्वर्ट किस में करेंगे? नेशनल में। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे, वो आपके पास क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। तो सर फिर तो हमारा आंसर 350 होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने एनआई निकालने के लिए 350 जीडीपी बोला था, बट बाजार में ये जो 6 लाख और 8 लाख रुपए का सामान बिका है, बिका तो ये भी है ना,
लिखा तो ये भी है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो इसका भी होगा बेसिकली, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका भी होगा। तो व्हाट इज 8 and 6 चिल्ड्रन? तो 14 लाख रुपीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितना हो गया टोटल मिला के चिल्ड्रन? 1750। पीपल अंडरस्टूड? अब आप बोलेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं जोड़ा? मैंने सिर्फ टी और वीट का, सॉरी कॉफी का एग्जांपल लिया, विच इज विच टेरिटरी चिल्ड्रन? एग्रीकल्चरल। मैंने यहाँ पे टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर नहीं लिया, वेराज पिछले क्वेश्चन में तीनों को हमने एक साथ जोड़ लिया था, यहाँ पे हमने अलग अलग जोड़ लिया है। ओके, सो पीपल अंडरस्टूड कैसे ये 17,50,000 आएगा? तो सर ये फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर दीजिए 1 लाख का, तो 1650 आ जाएगा। पीपल अंडरस्टूड? तो पिछले क्वेश्चन में अलग अलग दिया था, यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन थी नहीं आपके पास, तो आपने सोचा कि वो आएगा ही नहीं, इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, अलग से आपको सीक्वेंस फिर से डिजाइन करना है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का फिर से अलग से पूरा कैलकुलेशन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का फिर से पूरा कैलकुलेशन होगा, जहां पे सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उसके आंसर आपके फाइनली 6 और 8 ही आएंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक के। ओके, update very quickly children. So children, let's get down to the second method, which is titled as method at the distribution stage. वो वाली स्टेज जहां पे एफओपीज को पैसे मिलते हैं। द मेथड इज नोन एज इनकम मेथड। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी एंड ऑर्डर एवरीबडी एज वेल, हेडिंग लिख लें लोग कॉपी में। Distribution stage, the method is known as income method. What are the steps? पहला स्टेप बच्चों सेम है, identify the production units, that is which all belong to primary, secondary and tertiary, and वो FOPs कौन कौन से एम्प्लॉय करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये स्टेप एकदम सेम है, तो आप फर्स्ट स्टेप को झटपट पहले लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा 11th का रिवीजन आप करेंगे अगले 1.5 मिनट। द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द इनकम्स विच आर मेड अवेलेबल टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली, तो ये कौन कौन से होते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार क्लासिफिकेशन आपको मिलने वाला है, बहुत मजेदार क्लासिफिकेशन चल रहा है, और ये क्लासिफिकेशन बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पे। सो एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन वी हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेम्ड एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये क्लासिफिकेशन ऐसा ही रहता है, बट इनकम्स का क्लासिफिकेशन फर्क है चिल्ड्रन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेबरर, वर्कर को मिलने वाला पैसा, उसकी मेहनत का जो कॉम्पनसेशन है उसे वेजेस बोलते हैं, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी कॉल इट एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लैंड ओनर से जो भी आपने जमीन ली इस्तेमाल करने के लिए, द मनी दैट यू आर गोइंग टू पे हिम और हर इज रेंट। जिस पर्सन से मनी बोरो किया, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे हिम और हर इज इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा बच्चों? प्रॉफिट। इन तीनों इनकम्स को बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्लब कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली वी हैपन टू कॉल देम एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहां पे वही चीज आती है, मैं बार बार बोलता हूं, वाह, रेस्ट इन पीस। खोपड़े में बात गई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सेक्टर्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। पीपल माइट से सर व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? जहां पे कोई बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, कोई हिसाब किताब ठीक से ना रखा जाए। तो मान लीजिए कि पूरे इंडिया में आप जॉब कर रहे हैं किसी ऑफिस में, और आपको 1.5 करोड़ रुपए साल की सैलरी मिल रही है, समझ में आ गया? 1.5 करोड़। तो हम एनआई के सब्जेक्ट में इसे क्या बोलेंगे? वेजेस। मैंने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की है, लैंड एरिया लेट आउट किया है, मेरे को 50 लाख रुपीज रेंट मिल रहा है, किसी ने किसी को पैसे दे दिए, वो उससे इंटरेस्ट ले रहा है, और एज अ बिजनेसमैन आपके पापा मनी अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट के नाम पे। तो इन सारी इनकम्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस। बट हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं बच्चों, दे लिव इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन विलेजेस यू कैन से, जहां पे कोई भी हिसाब किताब प्रॉपर नहीं है। देयर ऑल्सो पीपल अर्न वेजेस, देयर ऑल्सो पीपल गेट रेंट, देयर ऑल्सो पीपल अर्न इंटरेस्ट,
और वहां पे भी लोगों को प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बुक कीपिंग सेगमेंटेड कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इन सारी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो जब आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जैसी आइडेंटिटी आपको नजर आएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस जैसी आइडेंटिटी नजर आएगी, कभी कभी रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट बता देंगे तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बट मिक्स्ड इनकम का देयर विल बी नेवर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ये बस क्वेश्चन में लिख के आएगा और आपको चिपका देना है। व्हाट इट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं सर इन सबको ऐड कर देंगे तो मिक्स्ड इनकम बनेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज को मिलने वाला पैसा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड इन सबको मिलने वाला पैसा इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी ही इनकम्स को एक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द नेम इज मिक्स्ड इनकम। तो प्लीज नेवर अज्यूम द एग्रीगेट ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज मिक्स्ड इनकम। ऐसा कुछ नहीं होता। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग ये पैसे कमाते हैं उसे मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला मत रट लीजिएगा कि इन सबको मिला दिया तो ये बन गया। नो चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी इनकम्स को सिर्फ एक नाम दिया जाता है, व्हाट इज दैट? मिक्स्ड इनकम। समझ में आ गई बात? गलती तो नहीं करेंगे? कंफर्म? झटपट नोट डाउन कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए इसको। आई होप सो द सुपर क्लैरिटी इज वेल डन। पक्का? तो कभी भी ये मत सोचिएगा इन सारी इनकम्स का टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिक्स्ड इनकम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दे ऑल आर कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दे हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। करेक्ट? चलिए, द नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रन, you need to estimate what is called as डोमेस्टिक इनकम। तो सर ये कैसे मिलेगा? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, एकदम आसान है। आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे एनडीपी कितने आसान तरीके से आ गया, और वहां पे एनडीपी के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़े। व्हाट इट है? डोंट वरी, यहाँ पे मेहनत करवा दूंगा, परेशान मत होइए, क्योंकि हलवा नहीं है, गुरुद्वारे में लंगर नहीं बट रहा है कि सब कुछ आपके पास रहेगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए भी टेक्निक सिखानी है आपको। ऑपरेटिंग सरप्लस की टेक्निक थोड़ी छोटी है, मिक्स्ड इनकम की तो एकदम कोई टेक्निक ही नहीं है। ओके, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो वील गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। कॉपी कर लीजिए सारे स्टेप्स बच्चों। इस मेथड में आपको एनआई का कैलकुलेशन नेग्लिजिबली पूछा जाता है। इस मेथड में क्वेश्चन आपको मजा चखाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकलवाएगा आपसे। इसके लिए ढेर सारा कंटेंट है अभी आपके पास। डू इट फास्ट। चलिए, सो बस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक द वे इज डिफरेंट, उसके बाद तो इट इज ऑल सेम। सो चिल्ड्रन, इस कैलकुलेशन को भी आप लिख लीजिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे आपको कंप्लीट एनआई कैलकुलेट करना है, प्लीज पुट दिस क्विकली, फिर मैं आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की टेक्निक सिखाता हूँ। चलिए, yes, अब बच्चों अब ये तो समझ गए अचार कैसे आम का डलेगा, बट आपको अब आम के खेत में चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे है बच्चों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इट क्लियर? अब इस पे मैं इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों ये ब्रह्मास्त्र टेक्स्ट मैंने तैयार किया है। एनी पेमेंट विच इज मेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास से पैसे कहां जा रहे हैं? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉयर की पॉकेट से एम्प्लॉय की पॉकेट में पैसा जाना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? एंड दूसरी प्रॉपर्टी जो मैच करनी चाहिए, इट शुड गिव बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर टू ऑफ हिज फैमिली। ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनिएगा चिल्ड्रन। यू आर एन एम्प्लॉय एंड आई एम योर एम्प्लॉयर। अच्छा चलिए उल्टा कर देते हैं, आई एम द एम्प्लॉय एंड यू आर माई एम्प्लॉयर। ठीक है, आप मेरे को 1 लाख रुपीज महीना सैलरी दे रहे हो, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा। आपने 20,000 रुपीज पर मंथ मेरे बच्चों की स्कूल की फीस पे कर दी, दिस इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आई एम लिविंग ऑन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, उसका किराया भी आप मेरे लिए मेरे लैंडलॉर्ड को पे कर देते हो 10,000 पर मंथ, दैट इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। खोपड़े में बात गई। अब आपने मेरे को 50,000 रुपीज दिए और बोला कि आई एम अहमदाबाद से जाकर
एक 6 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अटेंड कर लीजिए आप। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव बेनिफिट टू माय फैमिली और टू मी, ये तो आपको बेनिफिट देगा, बट थोड़ा सा इन डेप्थ सोच लीजिए बच्चों। मैं प्रोग्राम अटेंड करके आऊंगा तो मेरा इंटेलेक्ट बूस्टअप करेगा, मैं दूसरे ऑफिस में हायर सैलरी पे जॉब पकड़ लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जुड़ जाएगा। गॉट इट? तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आगे मैंने चीजों को और सिंप्लीफाई किया हुआ है, मैं सिर्फ इस 2 लाइनों का मतलब आपको समझा रहा हूं। अगेन, आपने हर महीने 3,000 रुपीज मेरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बेनिफिट तो मेरे को ही मिलेगा। गॉट इट क्लियर? ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। अब मान लीजिए भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, गॉट इट क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 5 करोड़ का क्लेम देती है, 5 करोड़ रुपए का। क्या बच्चों ये पैसे एम्प्लॉयर की पॉकेट से आए? कहां से आए हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। तो आए तो मेरे पास, बेनिफिट मेरी फैमिली का है, बट पहली प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है। द मनी इज नॉट मूविंग फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द एम्प्लॉयर, whereas compensation of employees के लिए it is very necessary that money should move from where, children? Employer's pocket. Whose pocket? And it should give benefit to the employee. तो यहाँ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय तो है, क्लेम मिला, हम उससे अपने खर्चे मैनेज कर लेंगे, बट इज इट मूविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉकेट? नो, ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है। तो बच्चों ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होता। वंस मोर, एक बार फिर से, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? आपने मेरे को बोला कि भाई नया ऑफिस सेटअप हो रहा है मुंबई में, 3 महीने वहां रह के आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, तो ये तो मैं आपका बेनिफिट दे रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा कोई बेनिफिट मिलेगा ना मेरी फैमिली को। और आपने मुंबई में मेरा होटल, फूडिंग, लॉजिंग 3 महीने के लिए अरेंज किया, तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को तो पैसा मिला, बट इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैचिंग बट द सेकेंड वन इज नॉट मैचिंग। तो जब तक बच्चों दोनों प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी, तब तक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा। समझ में आया? आपने 5,000 रुपीज के गिफ्ट वाउचर्स और कूपन दे दिए, साल भर अपनी फैमिली को पीवीआर लेके जाइए, मैंने कहा ठीक है। तो यहां पे अगेन पैसा एम्प्लॉयर की पॉकेट से एम्प्लॉय की पॉकेट में आया, एंड ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है या उसकी फैमिली को मिल रहा है। दिस विल बी इंक्लूडेड इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो बच्चों ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसके नीचे जो ब्लू ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, ये दुनिया की हर किताब में लिखा हुआ है, बट ये कंटेंट बच्चों कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको जरूर लिखिए। anything that is a payment to the employee from the employer and which gives benefit to the employee or any member of his family is called as compensation of employees. याद रहेंगी बच्चों ये बातें पक्का? तो 3 कैटेगरीज आई हैव डन। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो हर महीने मेरे को पैसे मिलते हैं आप जैसे एम्प्लॉयर से, दैट इज माय कॉम्पनसेशन। मजदूरी है तो वेजेस, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो सैलरी। दिवाली, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, डांडिया एंड ऑल दैट, फेस्टिव सीजन पे हमारा एम्प्लॉयर हमें बोनस भी दे रहा है। एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप सेल्स करिए, एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी हम आपको कमीशन देंगे। सर ये क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। जो बाजार में बच्चों महंगाई बढ़ती है ना, उसको कोप अप करने के लिए कुछ एडिशनल पैसे एम्प्लॉयर देता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आई एम ट्रेवलिंग विद माई फैमिली, विद माई चिल्ड्रेन, विद माई पेरेंट्स, और आप मेरे को ये पैसा फाइनेंस कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बट अगर मैं कंपनी के टूर पे निकला हूं, किसके? कंपनी के टूर पे, तो पैसे तो आपसे आ रहे हैं, बट क्या मेरे को या मेरी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपने कहा एक काम करिए, आप तो टूर पे जा ही रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी घुमा लाइए शिमला, उसके लिए आपने 50,000 अलग से दे दिया, और टोटल 90,000 खर्च हुआ। तो 40,000 रुपी जो खर्च हुआ वो ऑफिस का, 50 जो मेरी फैमिली पे खर्च हुआ, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीए बोलते हैं बच्चों, ये हमारी कंट्री में जनरली बैंक एम्प्लॉइज को मिलता है। हर 3 साल में, 5 साल में बैंक एम्प्लॉइज को बोला जाता है भाई आप 20,000 50,000 लीजिए और जाइए परिवार के साथ छुट्टी मना के आइए, घूम के आइए। तो अगेन मनी किसकी जेब से निकला? एम्प्लॉयर। किसकी जेब में गया? एम्प्लॉय। एंड इट गिव्स बेनिफिट टू होम? एम्प्लॉय। समझ में आ गया? हमारे एम्प्लॉयर ने 1,00,000 का आईफोन 15 खरीद के सब एम्प्लॉइज को दे दिया, तो भाई इससे जरूरी थोड़ा सिर्फ ऑफिस की कॉल होगी, घर वालों से भी बात कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर कह रहा है हम ये वापस भी नहीं लेंगे, ले जाओ अपने साथ।
तो दिस इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सिक लीव अलाउंस, बीमार है, हॉस्पिटल में जमा हो गए मतलब एडमिट हो गए, उसका खर्चा भी इंप्लॉयर दे रहा है, तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है बच्चों तो क्यों नहीं है सर? बेनिफिट टू द एम्प्लॉय तो है ही। पहला वाला पॉइंट देखिए, क्या एम्प्लॉयर की पॉकेट से मूव हो रहा है? सुपर ब्रह्मास्त्र है बच्चों, सुपर ब्रह्मास्त्र। पैसा निकलेगा एम्प्लॉयर की जेब से और जाएगा एम्प्लॉय की जेब में, और बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? एम्प्लॉय को। समझ में आ गया? तो मैं जिस घर में रह रहा हूं उसका किराया मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो पैसा एम्प्लॉयर की जेब से निकला, मेरे लैंडलॉर्ड की जेब में गया, बेनिफिट तो मेरा ही हुआ। इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों, ये कैश पेमेंट्स हैं। कौन से पेमेंट्स हैं? कैश पेमेंट्स। खोपड़े में बात गई। कैश का मतलब बैंक में ही पैसा आ सकता है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर अपने नौकर को पैसा नहीं देगा बच्चों, कहीं पे उसके बिहाफ पे डिपॉजिट कर देगा। आई रिपीट, कहीं पे उसके बिहाफ पे डिपॉजिट कर देगा। सर कहां पे डिपॉजिट करेगा? ईपीएफ, ये क्या होता है? मेरे को सैलरी मिल रही है आपसे, मेरी सैलरी से आप कुछ पैसे काटेंगे और उतने आप भी मिलाएंगे, ये दोनों पैसे जुड़ के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में चले जाएंगे, जिसमें 2/3 पैसा एक जगह रहेगा और 1/3 एक जगह रहेगा। जब मैं रिटायर होऊंगा बच्चों, तो 2/3 वाला जो पैसा था उससे मेरी पेंशन बन जाएगी, और 1/3 वाला जो पैसा था वो मेरे को लमसम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी पैसे मेरी जेब में नहीं आ रहे, बट इन माई नेम इट इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो अगेन पैसा किसकी जेब से निकला? एम्प्लॉयर, और हमारे लिए ही कहीं पे आया है। ओके, देयर आफ्टर हमारे ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस है, और प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है बच्चों, एम्प्लॉय नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस ग्रेचुटी सर? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, लास्ट 15 महीने की सैलरी का उसको कैश पेमेंट होता है, 15 महीने की सैलरी का। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेचुटी। गॉट इट क्लियर? तो इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा टिल रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा आपको मिलेगा इक्विवेलेंट टू 15 मंथ्स ऑफ सैलरी, तो इट इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम हुज पॉकेट? एम्प्लॉयर। इन हुज पॉकेट? एंड इट विल गिव बेनिफिट टू हुम? एम्प्लॉय। और सर ये पेंशन क्या होती है? आपके रिटायर होने के बाद आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, दो इट इज टैक्सेबल, परेशान मत होइए, टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब पेंशन का सिस्टम इंडिया में नेग्लिजिबल हो गया है। अब पेंशन ऐसे ही मिलती है कि भाई अपनी कमाई से इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्लान खरीद लो, वो पेंशन दे तो दे, एम्प्लॉयर पेंशन अब नहीं देता। अब कंट्री में रूल्स बदल गए हैं। गॉट इट क्लियर? तो पेंशन भी पैसा कहां से निकलेगा? एम्प्लॉयर की पॉकेट से, और जाएगा किसके पास? एम्प्लॉय। बट ये जो इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान होते हैं ना, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर नहीं आते हैं। सर फिर ये कहाँ आते हैं? बताऊंगा, परेशान मत होइए। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आते। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे थे अगर वो आपको पेंशन दे रही है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। चिल्ड्रन अपडेटेड दिस? रेम्यूनरेशन इन काइंड, ये क्या है सर? यहाँ पे पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, पैसे किसी तीसरी पार्टी के पास जाएंगे, बट बेनिफिट उस पैसे का आप ही को मिलेगा। सो तीनों को मैं एक बार डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा। दिस इज मूवमेंट इन कैश, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट इन कैश, बट आपकी पॉकेट में नहीं है, कहीं और है, और आपको मिलेगा भी तुरंत नहीं। कब मिलेगा? बाद में। और ये जो सी कैटेगरी है चिल्ड्रन, ये बेनिफिट तो तुरंत मिल रहा है, बट आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे। जिस घर में आप रह रहे हैं उसका किराया आपका एम्प्लॉयर लैंडलॉर्ड को दे रहा है। आप हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लीजिए, मेडिकल शॉप से मेडिसिन खरीद लीजिए, कार्ड पे नोट करवा दीजिए, पैसा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। ऑफिस में कैंटीन है, फ्री फूड इज अवेलेबल, आप खाना खाइए, आपको कोई पैसे नहीं देने, बट बेनिफिट आप ही का है। आपके बच्चों की पढ़ाई का पैसा, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस एंड यूनिवर्सिटी फीस एंड ऑल, एम्प्लॉयर सीधे कॉलेज को दे देगा, आपको पैसे नहीं देगा, बट बेनिफिट किसको मिल रहा है चिल्ड्रन? आपको ही मिल रहा है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आपको कैब लेने आएगी, हु इज गेटिंग द बेनिफिट? एम्प्लॉय। गॉट इट क्लियर? मूवी देखने के लिए, थोड़ा आपको पार्क वगैरह घुमाने के लिए रिक्रिएशनल अलाउंस, आप ऑफिस में जो ड्रेस पहन के आते हैं उसके पैसे भी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। समझ में आई बात चिल्ड्रन? ये क्रैच क्या होता है? जिनके छोटे बच्चे होते हैं, घर में नहीं रह पाते, तो उनको वो प्ले वे वगैरह में डाल देते हैं ना, जिन पर दिमाग खा जाके वहां टीचर का,
तो क्रैच में बच्चों को भेजने पे मान लीजिए 5,000 पर मंथ है, तो ये एम्प्लॉयर ही देगा। और ये हमारी कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बहुत चलता है। अगर आप LIC के सीनियर ऑफिसर हैं और आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है चिल्ड्रन, तो LIC आपको 10 लाख का लोन दे देगा। इंटरेस्ट आपको नहीं देना, LIC पे करेगा, आप बस प्रिंसिपल ही रिफंड करेंगे। और मान लीजिए साल भर का कार लोन का इंटरेस्ट 1 लाख है, वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही माना जाता है। सो ऑल 3 पैरामीटर्स वर अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? तो कभी भी कोई भी आइटम आए, कोई भी वर्ड आए, प्लीज रटिएगा मत, रटिएगा मत, बस ये कंटेंट याद रखिएगा बच्चों। पेमेंट एम्प्लॉयर की जेब से एम्प्लॉय की जेब में होना चाहिए, एंड बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? एम्प्लॉय को खुद या उसके फैमिली मेंबर्स को। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? कभी आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में गलती करेंगे ही नहीं। और सर ये क्या कहानी है ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट तो आप जानते ही हैं। रॉयल्टी क्या होती है? आपने किसी का नाम इस्तेमाल किया और उसको पेमेंट किया। लाइक इंडिया में मैकडोनल्ड्स का बर्गर जब बिकता है चल रहे हैं, हर बर्गर पे मैकडोनल्ड US को कुछ पैसे जाते हैं, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। देयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक जैसी चीजें। डिविडेंड शेयर्स पे होता है, इंटरेस्ट दूसरी तरीके की सिक्योरिटीज पे होता है, लोन वगैरह पे। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिले, यू विल टेक बोथ। रेंट और रॉयल्टी मिले, यू विल टेक बोथ। प्रॉफिट में थोड़ा सा गेम है, वो वाला प्रॉफिट लेना है जो टैक्स माइनस करने से पहले है। आई रिपीट चिल्ड्रन, टैक्स माइनस करने से पहले। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट इज 43,000 एंड टैक्स की वैल्यू थी 7,000, तो उसके पहले टैक्स कितना रहा होगा? तो आप 50 कंसिडर करेंगे NI निकालते समय, ना कि 43। व्हाई इज इट सो? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आई लेट यू नो, नॉट टू वरी एट ऑल। तो बच्चों समझ में आ गई सारी बातें? ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ तो बस 5 चीजें हैं: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। समझ में आ गया? सबसे बड़ा गेम जो है चिल्ड्रन, दैट इज इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छों की बैंड बच जाती है इसको समझने में, इसलिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र रेडी किया गया है। तो बस ये टेक्स्ट याद रखिएगा, वर्ड देखिए और अकल लगाइए। ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है। समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, तो आज इसको 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्लास में चलो हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।